हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ टॉपिक को देख रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है व्यक्तिगत सिद्धांत या लॉर्ड डलहौजी की राजहड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत या लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति की बात करें, जिसे लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति का दुरुपयोग कर अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों और रियासतों को अपने अधीन किया था। तो क्या है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स और राज लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति? तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये आखिर क्या है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स और लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति, इसके बारे में देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1848 को लॉर्ड डलहौजी साहब को भारत का गवर्नर बनाया गया, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और लॉर्ड वेलेस्ली के बाद डलहौजी ही अगला महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल था। इसे इसकी साम्राज्यवादी नीतियों के लिए याद किया जाता है। गवर्नर जनरल बनते ही उसने अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने मुख्यतः 3 नीतियां बनाई थी इन्होंने। अब 3 नीतियां जो बनाई थी, उनमें से पहली नीति थी कि युद्ध की नीति, युद्ध की नीति। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसमें से ये जो लॉर्ड डलहौजी 3 नीतियों में से पहला था युद्ध की नीति। इसमें क्या था कि युद्ध कर अपने सीमाओं को विस्तार करना है। युद्ध करते थे और जो जो जीतते गए, ये मान ले अंग्रेजों को, मानते हैं कि ये अंग्रेजों का अगर क्षेत्र है, एरिया है, तो ये युद्ध किया और जो एरिया इन्होंने जीता उनमें से मिलाते गए और इस तरह करके अपनी सीमाओं का क्या किए, विस्तार करते गए। दूसरी जो नीति थी उसमें थे कुप्रशासन, कुप्रशासन की नीति। अपने सहयोगी राज्यों पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उन्हें अधिकृत कर लेना, यानी जो भी इनके सहयोगी थे, देसी रियासत जिसकी बात कर रहे हैं हम, उनमें कुप्रशासन का, उनमें क्या लगा देते थे, आरोप लगा देते और उनको भी अपने अधिकृत कर लेते थे। तो इनका ये दूसरी प्रशासन की नीति, दूसरी इनकी नीति थी। तो तीसरा था व्यक्तिगत का सिद्धांत, उत्तराधिकारी ना होने पर राज्यों का अधिकृत। ये जो है इंपॉर्टेंट होगा, उत्तराधिकारी ना होने पर राज्य का अधिग्रहण, राज्य को अधिगृहित करना, यानी जिस राज्य का ये राज्य है और इसका उत्तराधिकारी कोई राजा है, उनका खुद का पुत्र नहीं है, यानी उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है जो उसके बाद राजा बनने वाला है, तो वैसे राज्य को ये क्या करते थे, अपने अंदर अधिग्रहित कर लेते थे, अधिग्रहण, अपने अंदर अधिग्रहण में ले लेते थे।
तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत के सभी प्रदेशों को अंग्रेजी अधिकार के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। जितने भी राज्य थे उनको कोशिश किया उसने कि वो अंग्रेजी अधिकार है उसके अंतर्गत आ जाए। लॉर्ड डलहौजी की 3 नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण नीति थी व्यक्तिगत का सिद्धांत, और इसको कहते हैं लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध। अब गोद प्रथा निषेध क्यों बोला जाता है इसके बारे में हम देखेंगे, जिसको कहते हैं गोद प्रथा निषेध। निषेध से आप समझ रहे हो कि प्रोविजन, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये इनके सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक है। उसके कार्यकाल को भी इसी नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। यानी लॉर्ड डलहौजी के जो कार्यकाल है उनको हम डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स और लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के नाम से ही ज्यादा याद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिद्धांत था राज हड़प नीति, गोद प्रथा निषेध की नीतियां की विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या थी। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो ये सिद्धांत थे इनके सिद्धांत, उनकी विशेषताएं, सिद्धांत के विशेषताएं। सिद्धांत की विशेषताएं में हम बात करें तो इस नीति की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि जिन शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता था वे पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। क्या था, कोई राजा है, उनके पुत्र अगर नहीं, उत्तराधिकारी नहीं है, तो किसी से वो पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। ये था पहला। इस नीति को लागू करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने सभी भारतीय राज्यों और रियासतों को 3 श्रेणियों में बांट दिया था। इन्होंने पहले तक इन्होंने बता दिया कि आप पुत्र को गोद नहीं ले सकते। अगर आपके किसी राजा या फिर जो भी वहां का शासक होता था, उनका उत्तराधिकारी के लिए क्या होना चाहिए था कि उनके पुत्र होना चाहिए। अगर पुत्र नहीं है उनका तो वो किसी से पुत्र गोद नहीं ले सकते थे। दूसरी बात है, इनको 3 जो भारतीय राज्य थे और रियासत थी भारतीय देशी रियासतें, उनको 3 श्रेणी में बांट दिया गया था। प्रथम श्रेणी की बात करते हैं। प्रथम श्रेणी और अधीनस्थ राज्य जिसकी बात करेंगे। तो इस श्रेणी में वे राज्य थे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से अस्तित्व में आए। यानी पूर्ण रूप से क्या थे ये, अंग्रेजी सरकार के अधीन थे, अंग्रेजी सरकार के अधीन, और इनके अस्तित्व ही अंग्रेजी सरकार के रूप की वजह से, ब्रिटिश सरकार की वजह से ही, सहयोग से ही था। और ये राज्य पूर्णतः कंपनी पर भी आश्रित थे, ये टोटली डिपेंडेंट थे कंपनी पर। इन राज्यों के शासकों को निसंतान, इनके पास अगर पुत्र नहीं, निसंतान है तो अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। शासक की मृत्यु के बाद राज्य सीधे अंग्रेजों के अधीन आ जाते थे। यानी प्रथम श्रेणी में वो राज आते थे, ये राज है, ये राजा हुआ। राजा का अगर पुत्र नहीं है तो गोद नहीं ले सकता, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद, राजा की मृत्यु के बाद ये पूरा राज अंग्रेजों के अधीन हो जाता था, पूरा पूरा। तो ये था पहला उनका प्रथम श्रेणी का अधीनस्थ राज्य, जो अधीनस्थ हैं, जो उनके अधीन में हैं, उनके आश्रित पे डिपेंडेंट हैं। ये इस तरह करके उन्होंने नीति बनाई थी, ये विशेषताएं थी। इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें, द्वितीय श्रेणी की बात करें, द्वितीय श्रेणी यानी आश्रित राज्य, आश्रित राज्य।
डिपेंडेंट जो हों। तो इन श्रेणी में वे राज्य थे जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से अस्तित्व में थे, परंतु ये कंपनी के अधीन नहीं थे। इसमें क्या था कि ये राज्य जो है कंपनी के अधीन में नहीं था, अधीन नहीं थे, केवल बाह्य सुरक्षा हेतु कंपनी पर आश्रित, यानी बाहरी सुरक्षा के लिए इन्होंने इनसे हेल्प लेते थे। ये राज्य जो है अंग्रेजों से हेल्प लेते थे। पहली श्रेणी से इन्हें उत्तराधिकारी को गोद लेने की छूट थी। ये गोद ले सकते थे, गोद ले सकते थे, लेकिन पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेनी थी। लेकिन क्या है, ब्रिटिश सरकार से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। ये था। द्वितीय श्रेणी में कौन से थे? आश्रित या इंडिपेंडेंट राज्य, ऐसे राज्य जो कंपनी पे आश्रित अस्तित्व में आए थे उनके हेल्प से, लेकिन सिर्फ बाहरी जो सुरक्षा था उनके लिए वो कंपनी का हेल्प लेते थे। ये ले सकते थे गोद, लेकिन इनमें से कौन कौन से राज्य थे? इनमें से वो राज्य थे जैसे अवध, ग्वालियर, नागपुर। ये राज्य जो थे ये द्वितीय श्रेणी के राज्यों में से थे। अब तीसरा है तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी की बात करें हम, जिसमें स्वतंत्र राज्य जो बिल्कुल जैसे इंडिपेंडेंट राज्य थे उनकी बात करें, तो इन श्रेणियों के राज्य को अपने उत्तराधिकारी गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। यानी यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्र थे राज्य जो है, पूर्ण स्वतंत्र, किस लिए? गोद लेने के लिए, और अपना उत्तराधिकारी को गोद ले सकते थे और उत्तराधिकारी बना सकते थे। इनमें से थे राज्य जो थे वो थे जयपुर, उदयपुर और सतारा। तो ये था पहले वाले जो राज्य थे, प्रथम श्रेणी के राज्य जो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट थे, उनमें से उनके अधीन ही आते थे। ऐसे राज्य उनमें से थे झांसी, जैतपुर, संभलपुर, ये सारे राज्य थे। तो जो ये सिद्धांत लाया गया वह भगत सिद्धांत और राज्य हड़प नीति, इनमें से कुछ राज्य जो थे, प्रमुख राज्य जो इनके अधिकृत किए गए थे उनमें से थे, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत का पालन पूरी कठोरता के साथ किया, क्योंकि उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। वो पूरे जोर शोर से उन्होंने जोर लगा दी थी अपने सीमाओं को, अंग्रेजी शासन की सीमाओं जो थी और अंग्रेजी शासन को विस्तार करने के लिए उन्होंने पूरी जोर लगा दी। बहुत कठोरता से वो सिद्धांत का पालन कर रहे थे, और कुछ ही समय में कई प्रदेशों और देसी रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया गया। सबसे पहला जो राज्य था वो था सतारा, जिसको हम बात करें, ये महाराष्ट्र। ये 1848 में ही अंग्रेजों का दिन आ गया। फिर आए जैतपुर, संभलपुर, बुंदेलखंड, उड़ीसा 1849 को, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853,
नागपुर 1854 और अवध 1856। तो सतारा जो था, ये सतारा इस नीति से प्रभावित होने वाला सबसे पहला राज्य बना। यहाँ के शासक का कोई भी पुत्र नहीं था, अतः उसे ब्रिटिश सरकार ने पत्र के द्वारा अपने गोद लिए पुत्र की मान्यता के लिए आग्रह किया, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने इसे अस्वीकार कर दिया और 1848 में सतारा के अंतिम शासक की मृत्यु के बाद अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत मिला दिया गया। यानी यहाँ का जो सतारा का जो राजा था, इनका कोई पुत्र नहीं था और इन्होंने एप्लीकेशन दिया था, यानी इन्होंने आवेदन दिया था गवर्नर जनरल को, डलहौजी को, लेकिन उनको अस्वीकार कर दिया उन्होंने। और जैसे इनकी मृत्यु हुई, वो जो राज्य था सतारा 1848 में अंग्रेजों के अधीन आ गया। झांसी की बात करें तो झांसी की रानी का असली नाम मनु बाई था, जो कि आप जानते हैं, और उसके पति का नाम गंगाधर राव। इनकी संतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्होंने एक पुत्र गोद लिया था जिसका नाम दामोदर राव था। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के उपरांत अंग्रेजों ने आक्रमण कर झांसी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश कर दी और 1853 में इन्होंने झांसी को भी अपने अधीन ले लिया। 1856 में अवध का नवाब वाजिद अली शाह था और इसके बेटे को, वाजिद अली के बेटे को देश से निकाला दे दिया गया और फिर बाद में कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को भी हड़प लिया गया। इसी तरह नागपुर के शासक राघोजी ने पत्र द्वारा अपने गोद लिए पुत्र मान्यता के लिए ब्रिटिश सरकार को आग्रह किया, परंतु उसकी मृत्यु तक कंपनी इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया और मृत्यु के बाद डलहौजी ने उस दस्तक पुत्र को मान्यता देने से मना कर दिया और फिर उस राज्य को भी अपने अधीन ले लिया। जैसा कि इस नीति से जो भारतीय राज्यों के लिए बहुत ही गलत नीति थे, तो इनकी आलोचना भी हुई। भारत में पहले से ही उत्तराधिकारी को लेकर निसंतान राजाओं द्वारा गोद प्रथा का प्रयोग किया जाता था। इस प्रथा की पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक स्वीकृति थी। यहाँ तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेज आने के बाद ऐसा हुआ था। अंग्रेज के आने से पहले भी भारतीय की संस्कृति रही कि अगर उनके पास अगर कोई पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो उत्तराधिकारी के लिए किसी भी बच्चे को गोद लेकर उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करके उसे उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाता था। परंतु अंग्रेजों ने इसका हनन किया, जो कि सर्वथा बिल्कुल से गलत था। 1825 में कंपनी ने स्वीकार किया था कि वे सभी हिंदू मान्यताओं को मान्यता देगी, परंतु एकाएक इस नीति द्वारा कंपनी अपनी बातों से मुकर गई और इस दमनकारी नीति को लागू कर दिया। 1825 में कंपनी ने बोला था कि सभी हिंदू मान्यता जो है उनको मान्यता देगी, परंतु यहाँ पे तो हिंदू मान्यता के अनुसार ये तो गोद लेना कुछ गलत नहीं था, वो तो स्वीकार था, लेकिन इन्होंने ऐसे नीतियां बनाई ताकि अपने ही राज्य के विस्तार कर सके। जिस समय इस नीति का लागू किया गया उस समय भारत की सर्वोच्च शक्ति मुगल शासक थे, तथा इस प्रकार की कोई भी राष्ट्रव्यापी नीति लागू करने का अधिकार भी उन्हीं को था, ना कि किसी विदेशी कंपनी की। अब 1845 या उस समय जिस समय ये नीतियां लागू हो रही है, उस समय मुगल शासक के अधीन था भारत, और उस समय मुगल शासक ही ऐसी चीज कर सकता, लेकिन यहाँ आके विदेशी शक्तियां, विदेशी कंपनियां ये सब चीजें कर रही है, जो कि गलत था। सतारा राज्य का अधिग्रहण इस नीति में दिए गए नियमों के अनुरूप भी गलत था। सतारा राज्य ना तो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत था और ना ही निर्माण में कंपनी का किसी प्रकार का कोई सहयोग रहा था। सतारा राज्य का जब निर्माण हुआ तो कंपनी का कोई रोल नहीं था और ना ही वो इनके अंतर्गत आता था, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भी नहीं आता था। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितना गलत तरीके से लॉर्ड डलहौजी ने ऐसे ऐसे नीतियां बना करके भारतीय राज्य के शासकों के साथ अन्याय किया और उन्होंने अपने भारतीय राज्य
जो थे अर्देशी रियासत थे, भारतीय रियासतें थी, उनको अपने अधीन ले आए। जबकि आप देखेंगे कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में आते थे वो कि स्वतंत्र थे, जो कभी भी किसी तरीके से ब्रिटिश सरकार से हेल्प नहीं लिए थे, और वो स्वतंत्र थे गोद लेने के लिए। परंतु सतारा में ऐसा नहीं हुआ। सतारा एक स्वतंत्र राज्य होने के बावजूद भी उसे गोद लेने से मना कर दिया गया, और उस राज्य को ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ले लिया। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति से कंपनी की साम्राज्यवादी सोच का पता चलता है। यह नीति स्वार्थ और अनैतिकता से भरी थी। इससे कंपनी को आर्थिक और राजनीतिक रूप से तो काफी फायदा पहुंचा, परंतु भारतीयों में कंपनी के प्रति विद्रोह के बीज भी इस नीति ने बोए, जो कि आगे चलकर 1857 की क्रांति में देखने को मिलेगा हमें। तो आपने देखा आज लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति, उन्होंने कैसी नीतियां बनाई और कैसे करके वो अपनी सीमाओं को, यानी अंग्रेजी सीमा को किस तरीके से वो विस्तार करते गए, जो कि बिल्कुल सरासर गलत था। वो जो भी नीति बनाए थे उनके अनुसार भी वो गलत था। तो हम आगे देखेंगे 1857 का जो क्रांति हुआ है, उसके पीछे उसके बैकग्राउंड की क्या कहानी है, इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो जो है आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए, और कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।